वेलकम टू माय शो। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के प्रभारी बनने पर आपको हार्दिक बधाई। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप तो साइंस के स्टूडेंट थे, तो राजनीति में आने का फैसला कैसे हुआ? राजनीति में मैं शुरू से ही आना चाहता था और मेरा एडमिशन केमिस्ट्री ऑनर्स में हंसराज कॉलेज में हुआ और साथ साथ में स्टीफेंस कॉलेज में बीएससी जनरल में भी हो गया था। लेकिन स्टीफेंस में जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का सेंट स्टीफन कॉलेज हिस्सा नहीं होता। तो मेरे शुरू से ही मेरी मंशा थी कि मुझे छात्र राजनीति में आना है और मैं चौथी पीढ़ी का मैं कांग्रेसमैन हूँ। मेरे दादा परदादा फ्रीडम फाइटर थे। ओके। तो ललित माकन जी उस वक़्त मेट्रोपॉलिटन काउंसलर थे, बाद में एमपी बने। तो मेरा शुरू से ही मन था, इसलिए मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स जब लिया हंसराज कॉलेज में तो ये सोच करके लिया कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय और कॉलेज के चुनाव लड़ने हैं। तो चुनाव कब लड़ा कॉलेज का, विश्वविद्यालय का? मेरा सबसे पहला चुनाव मैंने कॉलेज में एडमिशन लेते ही लड़ा, जो क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होता है। तो पहला चुनाव मैंने क्लास रिप्रेजेंटेटिव का लड़ करके जीता। फिर अगले साल मैं अपने कॉलेज का सेंट्रल काउंसलर चुना गया दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए और 83 में फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर चुना गया और 1985 में फिर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। वाह। और मैं पहला कांग्रेस का आदमी था, पहला एनएसयूआई का था जो डायरेक्ट दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीता। मेरे से पहले 1971 में अरुण जेटली जीते थे और 14 वर्ष का वनवास एक तरीके से 1985 में जब मैंने सबसे पहले बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का डायरेक्ट इलेक्शंस के अंदर और लगभग 4000 वोट से अच्छे बहुमत से मैं चुनाव लड़ करके जीता। तो 14 वर्ष का वनवास एनएसयूआई का मैंने तोड़ा था उस वक्त। तो क्या खास कंट्रीब्यूशन रहा उस समय? उस वक्त जो है राजीव जी नए आए थे, ललित माकन जी की भी शहादत हुई थी और मैं उससे पहले एनएसयूआई में ऑल इंडिया एनएसयूआई का मैं कोषाध्यक्ष था। उससे पहले मुकुल वासनिक की कमेटी में, मुकुल वासनिक मेरे से पहले कोषाध्यक्ष थे और ये बात मैं 1985 की बता रहा हूँ, आज से लगभग 35 वर्ष पुरानी बात है। तो मैं जो है उस वक़्त राजीव जी जो है की एक यंग छवि थी और नए इंडिया को नई जनरेशन देखना चाहती थी। तो एनएसयूआई को राजीव जी के साथ जोड़ करके ललित माकन जी की शहादत का और फिर मेरा अपना काम यूनिवर्सिटी में मैंने पहले रह करके किया, तो सब मिल करके मैं पहला डूसू प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट बना। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह थे शायद? नहीं, प्राइम मिनिस्टर उस टाइम राजीव गांधी थे। 85 में राजीव गांधी के। तो वीपी सिंह के टाइम में कोई किस्सा हुआ था ऐसा कोई? नहीं, वीपी सिंह के टाइम पे नहीं, वीपी सिंह के टाइम के ऊपर झगड़ा हुआ था। वीपी सिंह हमारे रहते रहते दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के उसमें आए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में आए थे। तो उस टाइम पे एक झगड़ा हुआ था जब स्टूडेंट्स ने उनका प्रोटेस्ट किया था वीपी सिंह का, और ये उस समय की बात है। तो क्या हुआ फिर उसमें? कुछ नहीं, उसके अंदर जो है वीपी सिंह के साथ में जो है स्टूडेंट्स, आपको पता है जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता है तो वो वायलेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, वो वायलेंट हुआ और वीपी सिंह जी उसके बाद में फिर किसी विश्वविद्यालय के अंदर नहीं गए। तो उस टाइम पे किरण बेदी हमारी डीसीपी होती थी। तो किरण बेदी ने उस वक्त जो है हम लोगों के ऊपर केस वेस भी दर्ज करे, जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का एक तरीका और एक हिस्सा होता है। तो ये चुनाव जो एक्टिव पॉलिटिक्स है असेंबली और लोकसभा की, ये पहला चुनाव कब लड़ा? ये 1993 में मैं पहला चुनाव लड़ करके जीता, जो दिल्ली विधानसभा की पहली विधानसभा हमारी 1993 में थी। ओके। और उस वक्त 70 में से हम सिर्फ 14 लोग जीते थे दिल्ली के अंदर और उन 14 में से मैं था। और पहला चुनाव मैं उस वक्त जीता था। तो मैं कांग्रेस का पहला एकमात्र कैंडिडेट था जिसको 50% से ज़्यादा वोट मिले थे। ओके। और जगप्रवेश चंद्र जी हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे और मैं वो चुनाव 3000 वोट से पहला चुनाव जीता था। उसके बाद अगला चुनाव मैं उसी विधानसभा क्षेत्र से 1998 में जीता था। तो 1998 के अंदर जब मैं चुनाव जीता तो 3000 से बढ़ करके मैं 19000 वोट से जीता वो चुनाव। फिर तीसरा चुनाव मैं उसी विधानसभा क्षेत्र से 2003 में जीता
और 2003 में मैं उसी विधानसभा क्षेत्र में 26,000 वोट से वहाँ पर जीता मैं, उसी सेम असेंबली से। फिर मुझे पार्टी ने आदेश दिया कि मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ना है, और मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र उसमें नहीं पड़ता था, लेकिन नई दिल्ली में जगमोहन भाजपा के स्ट्रॉन्ग मैन और कैबिनेट मिनिस्टर, एक बहुत ही साफ छवि वाले आदमी थे। उन्होंने आर के धवन साहब को 3 चुनाव उससे पहले हराए थे, राजेश खन्ना को उन्होंने चुनाव हराया था। तो कांग्रेस पार्टी को ये लगा, सोनिया जी ने और शीला जी ने, दोनों ने मुझे कहा कि आपको जगमोहन के खिलाफ नई दिल्ली में आकर के चुनाव लड़ना है। और मैं लड़ा, और जो है जगमोहन साहब को मैंने लोकसभा में हरा करके मैं गया, और पार्टी ने उसको रिकग्नाइज किया। पार्टी ने मुझे, मेरे सर्विसेज को हमेशा बहुत रिकग्नाइज किया। 98 में जब मैं सेकंड इलेक्शन जब मैं जीता, शीला जी ने पहले मुझे अपना पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया, एकमात्र पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मुझे बनाया, मैंने परफॉर्म किया। फिर उन्होंने मुझे 1 साल के अंदर अंदर ही मुझे अपनी कैबिनेट में ले लिया, और अपनी कैबिनेट में शीला जी ने मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज मेरे को दिए, पावर, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म। ये 3 महकमे मेरे को दिया, और तीनों महकमे उस वक्त इसलिए इम्पॉर्टेंट थे। पावर की हमने बिजली की प्राइवेटाइजेशन सारी की सारी मेरे हाथों हुई। CNG कन्वर्जन एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूरी की पूरी जो है वो मेरे हाथों हुई। दिल्ली के अंदर मेट्रो जो है उस वक्त मैंने एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैंने शीला जी को उसके अंदर मदद करी। फ्लाईओवर्स की शुरुआत दिल्ली के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें एज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उस वक्त मेरे हाथों। तो जो मेन काम करने वाले पोर्टफोलियोज थे वो शीला जी ने मुझे दिया। और फिर उसके बाद में 2003 दिसंबर में फिर मैं स्पीकर विधानसभा का बन गया। और अच्छी चीज़ ये रही कि मैं जब मिनिस्टर बना शीला जी की कैबिनेट में, तो दिल्ली का सबसे छोटी उम्र का मैं कैबिनेट मिनिस्टर उनकी कैबिनेट में था। जब मैं स्पीकर बना तो मेरी उम्र 38-39 साल थी। मैं हिंदुस्तान में उस वक्त सबसे कम उम्र का स्पीकर था। तो मुझे सब कहते थे, आप इतने कम उम्र में स्पीकर हो, आप विधानसभा कैसे चलाओगे? तो लेकिन उस वक्त वो चैलेंज भी था, हमने विधानसभा भी उस वक्त एज स्पीकर 38-39 साल की उम्र में विधानसभा चलाया। तो शीला जी से तो आप इतने करीब थे, उनके ब्लू हेड थे, आगे डिफरेंसेस कैसे और क्यों हुए फिर? देखिए, हमेशा पॉलिटिक्स के अंदर कभी ना कभी जो यंग अपकमिंग लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि भी आगे उनको और मौका मिलना चाहिए, और कई बार कम उम्र में लोग गलतियां भी करते हैं। लेकिन मैं जो है ये मानता हूँ कि मैंने शीला जी से बहुत सीखा है, और मैं शीला जी के कैबिनेट में रहा, उनसे सीखा। फिर उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में मुझे सोनिया जी ने, जयपाल रेड्डी जी यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे अर्बन डेवलपमेंट का, मुझे MOS अर्बन डेवलपमेंट बनाया। तो मैंने जयपाल रेड्डी जी से भी बहुत सीखा। फिर मुझे MOS होम अफेयर्स, मुझे चिदम्बरम के साथ में मुझे MOS होम अफेयर्स मुझे बनाया। मनमोहन सिंह जी ने फिर मुझे उसके बाद और प्रमोट करके मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स की सफाई करनी थी गेम्स के बाद में, तो मुझे उन्होंने इंडिपेंडेंट चार्ज के रूप में मुझे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बनाई। मैंने वहाँ पे अच्छा काम किया। फिर मनमोहन सिंह जी ने मुझे कैबिनेट में प्रमोट करके, मेरे को मनमोहन सिंह जी ने अपनी कैबिनेट में अपने साथ में मुझे हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जैसी पावर्टी एलिवेशन, अर्बन पावर्टी एलिवेशन में कैबिनेट में मुझे अपने साथ में मेरे को लगा। तो मेरे एक तरीके से उन 10 वर्ष में 4 बार प्रमोट करके मनमोहन सिंह जी ने मेरे को दिया। तो मैंने उनसे बहुत सीखा। तो जब मैं ग्रो कर रहा था तो जाहिर बात है कि पॉलिटिक्स के अंदर पावर सेंटर्स बनते हैं अलग अलग। कुछ लोग जो शीला जी से नाराज़ होते हैं, उनको लगा कि भी एक पावर सेंटर एक अजय माकन के रूप में है, हम लोगों को इनके पास में जाना चाहिए। कांग्रेस में अगर कोई किसी से नाराज़ है तो कांग्रेस में दूसरा कोई और हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस नाते मैंने अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन कभी भी ज़िंदगी में मैंने शीला जी के खिलाफ एक शब्द आज तक के इतिहास में मैंने उनके खिलाफ में नहीं कहीं पे भी बोला। ना एक स्टेटमेंट आप दिखा सकते हैं कि मैंने उनके अगेंस्ट कुछ भी, आपकी रिसर्च टीम आप रिसर्च करवाइए, आपको एक स्टेटमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी तरफ से तारीफ में शीला जी की आपको सैकड़ों चीज़ें मिल जाएंगी, और मैं अभी भी मानता हूँ कि वो मेरी मेंटर थी, मेरी माँ समान थी, और मैं आज जो कुछ भी पॉलिटिक्स में हूँ वो शीला जी की वजह से हूँ। वाह। मैं हमेशा मैं मानता रहा हूँ, और मेरे ख्याल से हर यंगस्टर को जो है अपने सीनियर्स का सम्मान करना चाहिए। और मैं शीला जी का भी करता हूँ, चिदम्बरम जी का भी करता हूँ, जयपाल जी का भी करता हूँ, मनमोहन सिंह जी का भी करता हूँ।
सोनिया जी का भी करता हूँ, क्योंकि इन सब लोगों के साथ में मुझे डायरेक्ट उनके अंडर काम करने का मौका मिला। फिर सोनिया जी ने मुझे AICC का जनरल सेक्रेटरी अपने साथ में 2013 के अंदर बना दिया, जब उन्होंने मुझे कहा कि अब आप कैबिनेट छोड़िए, इलेक्शंस नज़दीक आने वाले, आप पार्टी के अंदर संभालें। तो मुझे जनरल सेक्रेटरी उस टाइम पे 2013 में मेरे को बनाया। तो मुझे पार्टी ने बहुत मौके दिए, सरकार ने मुझे बहुत मौके दिए। उससे पहले सोनिया जी ने 2007 में मुझे उड़ीसा और झारखंड का, इतनी बड़ी स्टेट जहाँ पे 34-35 लोकसभा की सीट्स हैं, वहाँ का मुझे इंचार्ज बनाया, वर्किंग कमेटी का मेंबर मुझे 2007 में जब बनाया, तो मैं राहुल जी के बाद यंगेस्ट वर्किंग कमेटी का मेंबर था। जब मुझे कैबिनेट मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने बनाया, तो मैं कांग्रेस पार्टी का यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में यंगेस्ट कांग्रेस पार्टी का उस वक्त था। तो मुझे पार्टी ने बहुत मौका दिया। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर हाउ यू रेट सरदार मनमोहन सिंह? मनमोहन सिंह जी का कोई मुकाबला नहीं है। भारत खुशकिस्मत है कि भारत के अंदर मनमोहन सिंह जैसा आदमी पैदा होकर के भारत का प्रधानमंत्री बना। ये भारत की खुशकिस्मती है। और मनमोहन सिंह जी ना केवल ऑनेस्ट थे, ना केवल एडमिनिस्ट्रेशन में उनको पता था कैसे करना है, इकोनॉमिस्ट थे, और उनको पता था कि कैसे देश को आगे लेकर के जाना है, और जो प्रधानमंत्री की सोच और काम करने का तरीका होना चाहिए वो मनमोहन सिंह जी में है। जाहिर बात है कि इसी वजह से आज पूरी दुनिया मानती है कि हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम लोग पॉवर्टी से बाहर तब आए, वो 10 वर्ष जो 2004 से लेकर के 2014 का पीरियड मनमोहन सिंह जी का था। 20 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर पॉवर्टी से बाहर निकल करके आए। चाहे आप स्कीम्स की बात कर लें, चाहे मनरेगा की स्कीम की बात कर लें, चाहे फूड सिक्योरिटी की, राइट टू एजुकेशन की बात कर लें, चाहे आप राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर लें, हर तरीके से मनमोहन सिंह जी के वो 10 वर्ष जो हैं ऐसे माने जाएंगे जो कि स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा हिंदुस्तान का, तो मनमोहन सिंह जी सबसे ऊपर होंगे। और मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी था जिसमें मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हिस्ट्री विल जज मी काइंडली। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्टाइल एंड फंक्शनिंग ऑफ मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी? आपने बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का काम ऐसा करते हैं जैसे मुख्यमंत्री के तौर पे कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में बहुत फर्क होता है। जब मैंने स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा, तो मैंने चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों को बहुत नज़दीक से काम करते हुए देखा है। चीफ मिनिस्टर नॉर्मली सेट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर सारा काम डेलीगेट करते हैं और अपना सिर्फ पॉलिटिक्स का काम करते हैं, जो कि विद इन द स्टेट उनको करना होता है, और वो चलता है अच्छे से, क्योंकि छोटा स्टेट होता है, चाहे कितना भी बड़ा गुजरात स्टेट हो जाए, इवन राजस्थान, इवन दिल्ली, तो वहाँ पर सेट ऑफ लॉयल, ऑनेस्ट एंड केपेबल ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में सारी चीज़ें सौंप करके, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन सौंप करके वो सिर्फ पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री को अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी ए फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो, हेल्थ मिनिस्टर ऑल्सो, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑल्सो, और सब चीज़ें पीएमओ कंट्रोल नहीं कर सकता जैसे कि सीएमओ कंट्रोल करता है। तो नरेंद्र मोदी जी और मनमोहन सिंह जी, या नरेंद्र मोदी जी और कोई भी सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर में ये फ़र्क है कि वो सारा का सारा काम एक जगह के ऊपर कंसोलिडेट नहीं करते, काम डेलीगेट करते हैं। ये बुनियादी फ़र्क जो है मनमोहन सिंह जी में और किसी भी सफल, इवन इंदिरा जी बहुत स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन इंदिरा जी के स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर के रहते हुए भी कभी कोई जगजीवन राम जी को ये शिकायत अपने समय में नहीं हुई कि मेरे को काम नहीं करने दिया जा रहा। सरदार स्वर्ण सिंह जी को ये शिकायत नहीं हुई कि भी एक्सटर्नल अफेयर्स में इंदिरा जी को ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर कर रही हैं। तो जो स्ट्रांग मिनिस्टर्स, उनके शंकर दयाल शर्मा जी उनके कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, तो किसी को ये शिकायत नहीं रहती थी कि हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा, बल्कि स्ट्रेंथ दिया जाता था। प्रणव दा जो है उनके टाइम पे भी मिनिस्टर थे, और इवन मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी मिनिस्टर थे। और मनमोहन सिंह जी इतने रिनाउंड इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद, प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। जबकि मनमोहन सिंह जी जो है फाइनेंस के अंदर अगर सारी चीज़ें अगर डिक्टेट करना चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन उनके टाइम के ऊपर जो है वर्क डेलीगेट होता था। नटवर सिंह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं थे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जो नटवर सिंह चाहते थे शुरू में, और बाद में जो बने उनकी चलती थी, बाद में प्रणव दा बने, तो जो बने उनकी जो है डिक्टेट। यहाँ पे सुषमा स्वराज बनी तो किसी को पता भी नहीं, प्राइम मिनिस्टर की इंपॉर्टेंट विजिट्स हैं बाहर जाने की, उसमें वो साथ में ही नहीं होती। तो ये एक बुनियादी फ़र्क मैं समझता हूँ मनमोहन सिंह जी और मोदी जी में है। और ये मैं कोई क्रिटिसिज्म के लिहाज से नहीं, हर आदमी का अपना स्टाइल होता है काम करने का,
तो मेरी समझ से ये एक बुनियादी फ़र्क है। स्पीकर के रूप में आपने काम किया दिल्ली विधानसभा में, कैसा था एक्सपीरियंस हो? देखिए, स्पीकर के तौर के ऊपर मुझे 7-8 महीने का ही समय मिला, क्योंकि उसके बाद में फिर पार्लियामेंट में लड़ना पड़ा मुझे। और स्पीकर का काम न्यूट्रल होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। और स्पीकर जैसे सोमनाथ चैटर्जी ने कहा कि आई ऑलवेज विल बी लीनिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो जब लीनिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट बोला तो उसके मतलब दो थे कि लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो ऑपोजिशन बैठती है और वो खुद लेफ्टिस्ट थे। तो इसलिए स्पीकर शुड ऑलवेज बी लीनिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, स्पीकर शुड ऑलवेज बी लीनिंग टुवर्ड्स द ऑपोजिशन पार्टी, उसको उसका ये मैसेज जाना चाहिए। और दूसरा, स्पीकर शुड बी फर्म, स्पीकर शुड बी फर्म, इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट की उसके ऊपर कोई आउटसाइड प्रेशर अपनी पार्टी का या जुडिशरी का, दोनों चीज़ों का नहीं पड़ना चाहिए। तो स्पीकर शुड बी फर्म एंड शुड बी इंडिपेंडेंट। तो जब पार्टी का प्रेशर वो अपने ऊपर नहीं लेंगे तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, जब जुडिशरी का प्रेशर नहीं होंगे तो वो फर्म होंगे और वो एक जस्ट स्पीकर की तरह काम करेंगे। आज स्पीकर्स ऐसा सोचते हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर सीपी जोशी ऑफ राजस्थान एज असेंबली स्पीकर, कि जुडिशरी उनके काम में अनड्यू इंटरफेरेंस कर रही है। आपको क्या लगता है? ये गलत है, ये गलत है। जुडिशरी का इंटरफेरेंस नोटिस देने के ऊपर नहीं होना चाहिए था। जुडिशरी का इंटरफेरेंस, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल किसी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जुडिशरी का इंटरफेरेंस उनके जो है डिसीजन के ऊपर, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी प्रोविजंस को वायलेट कर रहे हैं तो उसके ऊपर होना चाहिए था। जुडिशरी का इंटरफेरेंस अनफॉर्चुनेटली उनके नोटिस देने के ऊपर हुआ, जो कि बड़ा गलत रहा। और जुडिशरी का इंटरफेरेंस इसलिए माना जाता है कि स्पीकर को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको कंप्लेंट दी, तो ये स्पीकर का दायित्व है ना कि वो उस कंप्लेंट के ऊपर जो सामने वाला जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है उससे भी तो जवाब मांगेगा, अपने आप यूनिलैटरली तो डिसीजन नहीं ले सकता। तो स्पीकर ने सामने वाले से जब जवाब मांगा तो स्पीकर के निर्णय आने से पहले जुडिशरी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि जुडिशरी ने स्पीकर के नोटिस को रोका। स्पीकर के डिसीजन को तो जुडिशरी रोकती है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अगर फॉलो नहीं किए जाएं तो, लेकिन स्पीकर के नोटिस को, स्पीकर प्रश्न पूछ रहा है और उसको अगर आप रोकें तो वो गलत है। इसी पैटर्न पे राजस्थान में रिसेंटली आपने देखा होगा, गवर्नर टुक एक्स्ट्रा टाइम। देखिए, ये भी गलत है। ये गवर्नर हैज़ नो रोल टू डिटर्मिन कॉलिंग ऑफ द सेशन कि कितने दिनों का नोटिस दिया जाए। ये भी बहुत गलत है। आपने देखा होगा कि सारे हिंदुस्तान के एडिटोरियल्स भरे हुए थे जिन्होंने गवर्नर के इस काम को क्रिटिसाइज़ किया। और गवर्नर कलराज मिश्र की बहुत अच्छी इमेज है, बहुत उनकी न्यूट्रल इमेज है, उनकी पब्लिक इमेज बहुत अच्छी है। हम लोग भी उनको पहले से जानते हैं और जो लोग भी उनको थोड़ा सा भी जानते हैं, कलराज मिश्रा जी की बहुत न्यूट्रल इमेज है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि वो अपनी इमेज को, जो उनकी पहली जो उनकी इमेज है उसको ध्यान में रखते हुए आगे काम करें। और क्योंकि वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, कभी भी किसी इसके अंदर आज तक का कभी भी किसी भी उसमें उनका नाम नहीं आया, तो सुलझे हुए आदमी हैं। तो मैं समझता हूँ कि कलराज मिश्र जी को आगे भी उसी इमेज को आगे ले जाना चाहिए जिसके लिए उनको जाना चाहता है। It means the disappointment and frustration of Ashok Gehlot was right on this particular point. I think he was right, because it has never happened earlier that the government, the entire state cabinet decides to call a session and the governor doesn't give a permission to for the session to be called. It has never happened. अहमद पटेल जी ने भी ट्वीट किया कि अगर मान लीजिए नेशनल लेवल पे अगर राष्ट्रपति जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इजाज़त ना दे, लोकसभा, राज्यसभा और कैबिनेट को इजाज़त ना दे पार्लियामेंट सेशन बुलाने के लिए, तो ऐसी स्थिति आएगी तब क्या होगा। तो ये सब इंस्टीट्यूशंस को हमको संभाल करके रखना चाहिए। आज जो है कांग्रेस दूसरी तरफ है, कल को बीजेपी भी दूसरी तरफ आ जाएगी। आप अगर जो है जुडिशरी इतनी पावरफुल होती जाए कि वो स्पीकर को नोटिस देने के ऊपर भी जुडिशरी रोक दे, तो आज सीपी जोशी स्पीकर हैं कांग्रेस पार्टी के, हो सकता है कल को किसी और पार्टी के स्पीकर आए, तब क्या होगा।
तो ये परिपाटी ही नहीं पढ़नी चाहिए जिसके अंदर इंस्टीट्यूशंस वीकन हो, और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को तो हम सब लोगों को कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अगर प्रोटेक्ट रहेंगे तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र प्रोटेक्ट रहेगा। अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ही प्रोटेक्ट नहीं हुए, यही धाराशाही होगी, तो फिर हिंदुस्तान में लोकतंत्र कहाँ रहेगा। अभी आपने अहमद पटेल का जिक्र किया, हाउ यू रेट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉज ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द डिकेड्स? देखिए, अहमद पटेल जी का कोई मुकाबला नहीं है, अहमद भाई का कोई मुकाबला नहीं है, और कांग्रेस में ट्रबल शूटर अगर कोई नंबर 1 एज ट्रबल शूटर है तो अहमद भाई हैं। और हम सब लोगों का, यंगस्टर्स को भी आगे बढ़ाने का, सलाह देने का, आप जब भी उनके पास मिलने जाएं तो आपको कोई ना कोई सलाह उनसे ज़रूर मिलेगी, और आपको शुरू में बेशक कड़वी लगे, लेकिन आप बाद में आकर के सोचोगे कि नहीं, ये जो है इन्होंने ठीक सलाह दी है। क्योंकि अहमद पटेल जी के पास सब लोग जा कर के बोलते हैं, हमारे विरोधी भी जा कर के अपनी बात रखते होंगे, तो उनको उनकी जो सलाह होती है और उनका जो विजडम है और जो एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, वो अनपैरेलल्ड है। तो ये जो रिसेंट क्राइसिस था राजस्थान का, इसको सॉर्ट आउट करने में उनकी भी भूमिका है। अहमद पटेल जी इज अ ट्रबल शूटर, नंबर 1 ट्रबल शूटर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये रही, देखिए अगर रिसेंट इसकी बात करें, अव्वल तो मैं इसको कोई क्राइसिस नहीं समझता, ये घर के परिवार के अंदर जब सदस्य होते हैं तो आपस में मनमुटाव होता ही है। लेकिन सबसे बड़ी इसके अंदर अगर मैं रिजल्ट को देखें तो सबसे बड़ी हार तो भारतीय जनता पार्टी की हुई है। वो चले थे हमारे कुनबे को तोड़ने और उनका अपना कुनबा टूट गया, तो हमारे तो जो है वो सबके सब बहुत मजबूती से सब साथ खड़े हुए हैं। जो थोड़ी बहुत फॉल्ट लाइंस थी वो भी ऑलमोस्ट दूर हो गई। तो अब तो बीजेपी जो है हमारी तरफ हमला करने की, हमारे को तोड़ने चले थे, तो उनके अपने खुद के जो टूटन हो गई है, उनकी अपनी फॉल्ट लाइन जो नजर आ रही है, अब तो अपने आप को वो लोग संभालें। तो मिरेकल भाई गहलोत, बिल्कुल गहलोत साहब का इसके अंदर, और सचिन भी वापस आए हैं, तो मैं उसको भी मैं समझता हूँ। और मैं तो सभी यंगस्टर्स को ये कहना चाहूँगा कि फ्यूचर यंगस्टर्स का ही है, फ्यूचर सीनियर्स का नहीं है। सीनियर्स का तो पास्ट है, फ्यूचर यंगस्टर्स का है। तो यंगस्टर्स के फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग सीनियर्स को और इज्जत दें, उनको इम्पोर्टेंस दें, उनको अकेला ना रहने दें, और सीनियर्स भी यंगस्टर्स को अपना समझ करके, क्योंकि जो आज हम यंगस्टर्स हैं, पहले जो है ये सीनियर्स रहे हुए हैं, तो इनको भी ये सोचना चाहिए कि यंगस्टर्स को वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जो एज यंगस्टर कभी इनको सामना करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ अगर ऐसी सोच हम लोगों में हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा, हम कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने कभी मार्गदर्शक मंडल बना करके सब लोगों को, सीनियर्स को साइड लगाने से, एकदम साइड लाइन करने की हम लोगों ने कोशिश नहीं करी। सोनिया जी का और राहुल जी का, हम सब लोगों की हमेशा ये कोशिश रही है कि सब लोग जो हैं साथ में चलें। यंगस्टर्स जो है जिनका फ्यूचर है आगे, उनकी एनर्जी, उनकी जो नई टूल्स जो लोकतंत्र में ज़रूरत है, वो नए लोग जो हैं उससे ज़्यादा परिपक्व होते हैं, तो उसमें, और पुराने लोगों का एक्सपीरियंस, दोनों सब चीज़ें साथ में लेकर के चलें। यही सब लोगों की कोशिश है, इसलिए कांग्रेस पार्टी वापस बाउंस करेगी और कर रही है, आप देखिए। अभी शीला जी का जिक्र किया था आपने, आपके जो मतभेद थे, ओल्ड एज, यंग एज, क्या राजस्थान में कोई सिमिलैरिटी है गहलोत पायलट? देखिए, सिमिलैरिटी सब जगह के ऊपर है। आप अगर हर स्टेट में देखें तो हर स्टेट में ऐसी सिमिलैरिटीज़ आपको हर पार्टी में मिल जाएगी, क्योंकि जब चेंज ऑफ गार्ड होता है तो हर आदमी का अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है, लाइक्स डिसलाइक्स स्ट्रांग होती हैं, लेकिन इसको स्मूदन करने की ज़रूरत होती है। मतलब ये ट्रांजिशन पीरियड है, जब एक गार्ड से दूसरी गार्ड में जब होता है तो ये ट्रांजिशन पीरियड को स्मूदन करने की ज़रूरत है। और ये स्मूदन तभी हो सकती है जब हमारे यंगस्टर सीनियर्स को इज्जत दें, और सीनियर जो है वो यंगस्टर्स को साथ में लेकर के चलें। और मेरी यही कोशिश होगी, मेरी अभी राजस्थान के अंदर भी, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस के लिए कैसेट है, और एक यंगस्टर्स के अंदर पॉपुलर फेस है कांग्रेस पार्टी के, और अशोक गहलोत जी की एक जनरल पब्लिक इमेज पूरे ऑल ओवर इंडिया एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, और तीसरी बार इतनी कम एज के अंदर चीफ मिनिस्टर हैं, और उनकी वास्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल स्किल्स हैं। तो कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जी का भी बेस्ट और सचिन पायलट का भी बेस्ट, अगर दोनों चीज़ें कंबाइन करके यूज़ कर सकें तो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। और यही मेरी कोशिश होगी, यही मेरे लिए चैलेंज है कि दोनों स्टॉलवर्ड्स के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो उनमें है, और साथ में कांग्रेस के बहुत सारे और लोग राजस्थान में हैं
राजस्थान के अंदर कांग्रेस के सीनियर लोग पूरे हिंदुस्तान में शायद इतने परिपक्व इस तरीके के नहीं होंगे जितने राजस्थान में हैं। मैं लिस्ट देख रहा था, 7 टाइम एमएलए, 6 टाइम एमएलए, 5 टाइम एमएलए भरे हुए हैं। किसी भी और स्टेट के अंदर हमारे पास में इतनी एक्सपीरियंस लीडरशिप नहीं है। तो ये एक्सपीरियंस लीडरशिप जो हमारे राजस्थान में है, इन सब लोगों को भी आगे बढ़ा होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब कोई किसी गुट में ना हो। तो अगर हम गुट क्रिएट कर देंगे कि ये अशोक जी का गुट है, ये सचिन पायलट का गुट है, तो सबसे ज़्यादा पिसते वो लोग हैं जो डिजर्विंग लोग हैं। तो एज एन इंचार्ज मेरी कोशिश होगी कि जो जेन्युइन ढंग के अच्छे केपेबल कांग्रेसमैन हैं, जो किसी गुट के साथ में नहीं है, जो कांग्रेस के साथ में है, वही उन्हीं को हम लोग आगे बढ़ाएं, और इसके लिए पूरी मेरी कोशिश होगी। तो 102 वर्सेस 19 जो ट्रस्ट डेफिसिट है, 102 वर्सेस 19 है ही नहीं। मैं तो इसको ऐसे देखता ही नहीं, ये तो पूरे के पूरा 123 है। ये पूरा 123 एक लॉट है, और ये 123 सबके सब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। एक चीज हमको समझ लेना चाहिए कि पार्टी को नेता नहीं बनाता है, नेता जो है वो पार्टी पैदा करती है। तो कभी भी किसी भी नेता को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि पार्टी उसकी वजह से है। पार्टी, कोई नेता इंडिस्पेंसेबल नहीं होता है, पार्टी बनाती है नेताओं को, और पार्टी नेताओं को बनाने की फैक्ट्री है। और कांग्रेस पार्टी से बड़ी कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो कि इतने नेता, और राजस्थान से ज़्यादा बड़ा प्रोडक्शन कांग्रेस पार्टी में कहीं पर भी नहीं है, जहाँ पे इतने सारे नेता राजस्थान में कांग्रेस के हैं। और हमें गर्व होना चाहिए कि कांग्रेस के अंदर इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स कांग्रेस पार्टी ने पैदा करे। ये जो पावर शेयरिंग फार्मूला जो भी कमेटी बना रही है, आप बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 102-19 का फैक्टर दिमाग में रहेगा या नहीं रहेगा? हम जो भी रहेगा वो जेन्युइन लोगों को रहेगा, जिसके अंदर हम लोग रीजनल बैलेंसेस और सब लोगों को रीजनल बैलेंस, कास्ट बैलेंस, ये सब बैलेंस को ध्यान में रख करके फैसले करेंगे। कैपेबिलिटीज़ का ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि हमारे 3.5 साल रह गए हैं, तो लोग डिलीवरेंस चाहते हैं। तो जो हमारे मैनिफेस्टो और जो प्रॉमिसेस हैं उनको कौन आसानी से फुलफिल कर पाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके, और पार्टी के अंदर हम लोग संगठन में भी अभी जब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट वीक, तो संगठन को कैसे हम लोग और रिजुविनेट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक सारे भंग हुए हैं, और हमारे अक्टूबर के अंदर लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं। तो मेरा इमीडिएट टारगेट, मेरा लोकल बॉडी के इलेक्शंस के अंदर हम लोगों को उससे पहले संगठन को कैसे हम मजबूत कर सकें, ये इमीडिएट मेरा टारगेट रहेगा, और उसकी तरफ मेरे को काम करना है। और साथ में बाकी और सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन संगठन को कैसे हम मजबूत कर सकें, ये मेरा इमीडिएट टारगेट है। लेकिन एट द सेम टाइम एक टाइम फ्रेम तो आपको तय करना पड़ेगा इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने का। बिल्कुल, ये साथ साथ होंगे। अगर हम इस चीज़ में रहें कि पहले इशूज सॉर्ट आउट हों, उसके बाद काम हो, तो फिर तो कभी भी ना तो इशू सॉर्ट आउट होंगे ना काम शुरू होगा। तो इसलिए ये साथ साथ में चलना पड़ेगा। काम सरकार का, संगठन का रुकना नहीं चाहिए। तो संगठन का और सरकार का काम भी साथ साथ चलेगा, और इश्यूज जो पुराने हैं उसको भी करेंगे। लोगों ने हमारे को 24 घंटे काम करने के लिए चुना है, तो हम उस काम को बैक बर्नर पे हम ये कह करके नहीं रख सकते कि अभी हम पहले अपने ज़रा इशू सॉर्ट आउट कर लें, उसके बाद काम करेंगे। तो ये लोग कभी भी हमें इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए मेरा मानना यह है कि इश्यूज चलते रहेंगे, और हमारे संगठन का काम, सरकार का काम भी साथ साथ में चलता रहेगा। तो इतना क्या पेशेंस होगा 123 लोगों में? सब में पेशेंस है, और सब इस चीज़ को समझते हैं। मैं अशोक जी से और सब सीनियर लीडर से, सबसे मैं बात कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि हम सबके सब लोग इस बात को समझते हैं अच्छे से। क्योंकि अशोक जी ने वहाँ पर जब सब लोग हम इकट्ठे थे, अशोक जी ने कहा कि ये जो 1-1.5 महीना हम साथ में रहे हैं, तो इसका, इस टाइम की भरपाई हम सूद समेत करेंगे जैसे ही वापस हम ठीक होंगे। और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ आप देखिए, सरकार की एकदम तेज़ी से शुरू होगी। मुझे बड़ा गर्व है कि इंदिरा रसोई का कार्यक्रम शुरू हुआ, और भी जो भी फैसले कैबिनेट ने अभी पिछले दिनों में लिए हैं, ये एकदम ये बिजली की गति से लिए गए फैसले हैं। और कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ पे पॉपुलर इससे हो रही है, और संगठन का काम है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार का और प्रचार प्रसार करे, और संगठन को उस तरफ हमको बनाना पड़ेगा। और संगठन का काम होता है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यों का, सरकार अगर हमारी है तो उसका प्रचार प्रसार करे, और लोगों के साथ में एक संवाद बना करके रखें। हमारी ये भी कोशिश होगी कि ये लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज मैनिफेस्टो बनाएं कि हम कैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज हम क्या क्या काम करेंगे। और मैनिफेस्टो ऐसे नहीं, मैनिफेस्टो लोगों से के पास जाकर के उनसे पूछ करके हम लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले हम मैनिफेस्टोज बना करके, ताकि उसको इम्प्लीमेंट करें, और उसका रोड मैप
हम बनाएं, ये मेरी कोशिश होगी। हमारी मैनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, उसको मैं एक्टिवेट करूँगा, और कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसकी हम लोग एक्टिवेट करके करेंगे। तो संगठन के अंदर जो भी हमारे जहाँ पे जो भी और ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर हम संगठन को एक्टिवेट कर सकते हैं, लोगों की बात सुन सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स जितने भी हैं उन सबको हम एक्टिवेट करेंगे। इंदिरा रसोई योजना, ये सुपर हिट एक्सपेरिमेंट ऑफ गहलोत हो 2023। बिल्कुल। आपको देखना होगा कहीं योजना दूसरे राज्यों की तरह 6-8 महीने बाद में दम नहीं तोड़े और लगातार इसका मॉनिटरिंग रहे। देखिए, अशोक गहलोत जी ने अगर लागू किया है तो मुझे उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के ऊपर जो है पूरा यकीन है। और उन्होंने हेल्थ स्कीम 2008 से लेकर के 2013 के बीच में करी थी, जो पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल बनी थी। मैं स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन था 2013 में, मैंने सर्वे कराए थे, और आपको मैं बताऊं, हर आदमी हर सर्वे का की रिपोर्ट उस हेल्थ स्कीम का और अशोक गहलोत जी को जो है 100 में से 200 नंबर देते थे। तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स और कैपेसिटी का कोई मुकाबला नहीं है। और इसीलिए हम लोग सब लोग का हमारा मानना है कि हमको ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जिनके हैं हमको उनसे सीखना चाहिए। अपनी एनर्जी और जो हमारे आगे फ्यूचर है तो वो हम तभी शार्पन कर सकते हैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे हम लोग सीखें और उनकी बातों को हम आगे लेकर के तो जाएं। पहली बार आप गहलोत साहब के कॉन्टेक्ट में कब आए, कब मुलाकात हुई? गहलोत साहब के कांटेक्ट में मैं सबसे पहली बार मैं आया हूँ 1991-92 में, जब गहलोत साहब नरसिम्हा राव जी के टाइम पे टेक्सटाइल मिनिस्टर बने थे। तो मेरा सबसे पहला संपर्क उस ज़माने में आया। और आप हैरान होंगे, मैं राजेश पायलट जी के भी बहुत संपर्क में रहा, गहलोत जी के भी, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का मैं अध्यक्ष था। 1993 में मैं MLA बन गया था। तो ये सब लोग जो हैं हमें बहुत प्रमोट करते थे, ये सब हमारे लिए नेक्स्ट जनरेशन के लीडर्स होते थे। तो अशोक गहलोत जी उस वक़्त 1991-92 में मेरे संपर्क में आए, और मुझे हमेशा इनसे बहुत समर्थन और प्यार हमेशा मिला, और इन्होंने हमेशा मुझे बहुत प्रेरित किया। दिल्ली में प्रभारी थे शायद? दिल्ली में प्रभारी, उसके बाद में 2004 में प्रभारी अशोक गहलोत जी बन कर के आए। जब मैं सेंटर में आ गया था 2004 के बाद में, राजस्थान के बाद में वो यहाँ पर प्रभारी बन कर के आए थे। तो अब जो आपका अपॉइंटमेंट हुआ, तो इसकी सूचना आपको प्रेस नोट से मिली है, पहले किसी ने साउंड किया? अब ये सब चीज़ मैं जब कैमरा बंद होगा तब आपको बता सकता हूँ। तो अब सोनिया जी और राहुल जी ने क्या मैंडेट दिया आपको राजस्थान के लिए? देखिए, सोनिया जी और राहुल जी का यही कहना है कि एक्सपीरियंस और युवा जोश दोनों में समन्वय स्थापित करके आपको राजस्थान के अंदर आगे लेकर के जाना है, और कांग्रेस यूनाइटेड दिखनी चाहिए। और कांग्रेस के अंदर एज जनरल सेक्रेटरी जो मैंडेट मुझे दिया गया है कि संगठन को और मजबूत किया जाए। मैं बार बार और मजबूत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे प्रीडिसेसर अविनाश पांडे ने संगठन में बहुत मेहनत करी है। मैं पिछले 2 दिन अविनाश पांडे जी से लगभग 2-2 घंटे उनके साथ बैठ करके उनसे सारे कागज़ मैंने लिए हैं, और क्या क्या संगठन बना हुआ है वो सारी चीज़ें मैंने उनकी देखी है, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैं संगठन और मजबूत करूँगा। सचिन पायलट जी ने भी बहुत एज PCC प्रेसिडेंट मेहनत करी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संगठन को और मजबूत करूँगा। संगठन मजबूत करूँगा सिर्फ नहीं कह रहा, क्योंकि संगठन पहले ही इन लोगों ने मजबूत करके रखा हुआ, तो उसके वही फाउंडेशन बहुत अच्छा है, उस फाउंडेशन के ऊपर हम लोग और अच्छे से करेंगे। और इसीलिए अभी मैं सब डिवीज़न वाइज जा कर के डिस्ट्रिक्ट वाइज लीडर से मिलूँगा, और सब लीडर से मिल कर के मैं कोशिश करूँगा कि हमारे उनसे जानकारी लें और संगठन कहाँ पे जो भी कमियाँ हैं उसको हम दूर करें। अविनाश जी के आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन का आप जिक्र कर रहे थे, तो कांग्रेस के एक बड़े वर्ग में राजस्थान में इस बात को लेकर निराशा है कि उनकी शिफ्टिंग का जो टाइमिंग और जो मॉडलिटी थी शायद वो अप्रोप्रिएट नहीं थी। देखिए, मैं तो खुद अब संगठन का हिस्सा हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मैं इस बारे में तो खुद नहीं कुछ मैं कह सकता। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और संगठन के अंदर जो उनका कंट्रीब्यूशन राजस्थान में, चाहे उससे पहले आसाम में भी वो रहे, यूथ कांग्रेस में रहे, उत्तर प्रदेश के अंदर भी उन्होंने संगठन में बहुत काम किया। तो अविनाश पांडे जी एक संगठन से जुड़े हुए पुराने अनुभवी नेता हैं। मैं उनको NSY महाराष्ट्र प्रेसिडेंट के ज़माने से मैं देख रहा हूँ।
तो जिस वक्त मैं ऑल इंडिया NSY में मुकुल वासनिक जी के साथ में ट्रेजरर था, तो अविनाश पांडे जी महाराष्ट्र NSY के प्रेसिडेंट होते थे। तो वहाँ से फिर वो यूथ कांग्रेस और यूथ कांग्रेस से IYC जनरल सेक्रेटरी, तो मैंने अविनाश पांडे जी के साथ भी मेरा बहुत पुराना संपर्क रहा और उनकी संगठनात्मक क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। यू आर ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नेंस एंड पार्टी अफेयर्स। आप PCC चीफ भी थे, तो कैसा लगा वो एक्सपीरियंस? देखिए, ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है और मैं इसीलिए हाथ जोड़ करके भगवान को और साथ में अपने पार्टी के नेतृत्व को, दोनों को मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे को बहुत एक्सपीरियंस इसका मिला, क्योंकि जैसे मैंने कहा, यूनियन कैबिनेट का एक्सपीरियंस और स्टेट कैबिनेट के एक्सपीरियंस के बाद में मुझे अंदाज़ा लगा कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की वर्किंग में क्या फ़र्क होना चाहिए, जो अब सबको नज़र आ रहा है। मुझे पार्टी के अंदर जो है मैं हर लेवल के ऊपर, सिवाय महिला कांग्रेस के, मैंने सभी पार्टी के संगठनों में मैंने काम किया है। और मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट NSY की कैंपस NSY प्रेसिडेंट से थी। कैंपस NSY प्रेसिडेंट, फिर दिल्ली स्टेट NSY जनरल सेक्रेटरी, फिर ऑल इंडिया NSY, फिर IYC इंडियन यूथ कांग्रेस, फिर PCC जनरल सेक्रेटरी, फिर AICC सेक्रेटरी, फिर इंडिपेंडेंट चार्ज वर्किंग कमेटी, AICC जनरल सेक्रेटरी। तो मैंने कोई ऐसा सीढ़ी दर सीढ़ी मैं चढ़ करके आया हूँ और हर लेवल का मैंने एक्सपीरियंस मुझे पार्टी ने दिया है और मुझे पार्टी ने तैयार करा, शायद कि कभी भविष्य में राजस्थान जैसे चैलेंज का मौका आएगा तो इसको वहाँ पे डाला जाएगा, तो मैं तैयार हूँ। ये जो बाड़ा एक्सपीरियंस था, इसका क्या प्रायर ट्रेनिंग थी? बाड़ा एक्सपीरियंस मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो इतने लंबे जो है, मैं 82 से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो 38 साल में ये मैं बाड़ा एक्सपीरियंस मेरा कभी भी नहीं रहा। तो ये बाड़ा एक्सपीरियंस मेरा 38 साल का पहला एक्सपीरियंस है और ये राजस्थान में ही संभव था, दिल्ली में तो नहीं संभव था। लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये एक लड़ाई थी और मैं समझता हूँ कि ये एक तरीके से मजबूर होकर के, कोई खुशी खुशी नहीं जाता, क्योंकि अपने परिवार से अलग होकर के, और आप समझ सकते हो हमारे पंजाबियों में रक्षाबंधन कितना महत्वपूर्ण होता है, जन्माष्टमी कितनी महत्वपूर्ण होती है, तीज कितना महत्वपूर्ण होता है, ईद भी था, ईद कितना महत्वपूर्ण होता है। तो मतलब हमने सारे के सारे जो हैं, हमने अपने परिवार से अलग, मेरे बेटे के 12th बोर्ड में उसके 97%, 97.75 97.75% मार्क्स आए उसके। और मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए यहाँ पे नहीं था जब उसके मार्क्स आए, रिजल्ट आए। तो सब चीज़ें हम लोगों ने उस वक़्त किया, लेकिन ये लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई थी। अशोक गहलोत जी ने बड़ा अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि आप लोग डेमोक्रेसी के वॉरियर्स हो, जो MLAs वहाँ पे थे। तो ये सही मायने में ये लोकतंत्र के रक्षक सबके सब थे और हम लोग वहाँ पर बैठ करके इस तरीके से हम लोग सोच रहे थे, और हैं भी बात सही, कि हम लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए। लेकिन क्या लोकतंत्र की रक्षा का जो मॉडल था बाड़े का, इसी पब्लिक में थोड़ी आलोचना भी हुई कि लोग सरकार छोड़ के, काम छोड़ के वहाँ बैठ गए 40 दिन। कैसे रोका जाए? देखिए, इसमें जो है कोई बेटर मॉडल कैसे हो? जो है, लोगों को ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब कांग्रेस की सेंटर में गवर्नमेंट थी, जब तो ऐसे नहीं होता था। जब कांग्रेस की सेंटर में गवर्नमेंट थी तो चुनी हुई सरकारों को इस प्रकार से खरीद फरोख्त करके इतनी बड़ी तादाद में कभी भी ऐसा नहीं होता था। कांग्रेस के समय पे यही अशोक गहलोत ने, जब भैरव सिंह शेखावत जी इलाज कराने बाहर गए थे, तो अशोक गहलोत जी ने खुद ने कहा कि हम इस चीज़ को नहीं होने देंगे। तो आप देखिए ना कि कितनी बड़ा बुनियादी फ़र्क है कि अशोक गहलोत जी खुद एक तरफ ये कह रहे हैं कि भैरव सिंह जी बाहर गए हुए, हमें इनकी सरकार नहीं गिरानी चाहिए, और दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो हमारे 123-124 लोग वोट कांग्रेस को दे रहे हैं राज्यसभा इलेक्शंस में, और फिर भी हिम्मत दिखा रहे हैं कि किस तरीके से और हमारे लोगों को तोड़ा जा सके। तो ये एक बुनियादी फ़र्क कांग्रेस और बीजेपी में है। हमारे टाइम पे कभी भी ऐसे, जैसे मध्य प्रदेश की सरकार गिराएगी, जैसे महाराष्ट्र के अंदर सुबह सुबह बुला करके चीफ मिनिस्टर को ओथ दिला दिया गया, कर्नाटक में जिस तरीके से सरकार गिराएगी, मैं मणिपुर गया, वहाँ पर भी मैं हैरान हो गया कि अब बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हाई कोर्ट का मणिपुर के अंदर फैसला कुछ और होता है, जहाँ पर कोई स्पीकर से पूछता भी नहीं है कि आपने बगैर नोटिस दिए सुबह सुबह MLA को बस बर्खास्त कर दिया, बगैर नोटिस दिए। यहाँ पे नोटिस को रोका जा रहा है। मणिपुर के अंदर राज्यसभा इलेक्शन जिस दिन हुआ, उस दिन सुबह 9 बजे
मणिपुर के स्पीकर ने 4 एमएलए को, कांग्रेस के 4 एमएलए को बर्खास्त कर दिया। तो नोटिस भी उनमें से जो है टीएमसी के एमएलए को नहीं दिया। तो ये जो है जुडिशरी में भी अलग से एक स्टेट के लिए अलग रूल, दूसरे के लिए अलग रूल, तो ये ऐसा कभी भी हमारे समय में नहीं हुआ। अभी जो आपने बीजेपी की पुल डाउन टैक्टिक्स के बारे में अपनी आशंका व्यक्त की और ये कहा है, क्या लगता है गहलोत सरकार का खतरा खत्म हो गया है बीजेपी से? देखिए, गहलोत साहब मजबूत हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है। कांग्रेस के 123 एमएलए अब एक साथ में हैं और यूनाइटेड है, मजबूत हैं। तो जब तक के हमारे एमएलए 123 के 123 मजबूत हैं, जो कि हैं, मैंने वहाँ रह कर के देख लिया है और बाद में बाकी जिनसे नहीं भी उनमें से कईयों से बात हुई है, तब तक हमारी सरकार को ज़रा सा भी कोई खतरा नहीं है। राजस्थान में क्यों नहीं ये संभव हो पाया जो मध्य प्रदेश में हो पाया? जो मुझे लगता है, राजस्थान के लोग स्वाभिमानी होते हैं। राजस्थान में कोई भी अपने ऊपर गद्दार का टैग नहीं लगाना चाहता है। तो ये राजस्थान के स्वाभिमान ने राजस्थान की सरकार को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को बचाया है। और आगे भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपका प्रोग्राम तो लोग रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, आगे भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान के विधायक बिकाऊ नहीं हैं। राजस्थान के अंदर राजस्थान के विधायक स्वाभिमानी है। राजस्थान के विधायक अपने ऊपर गद्दार का टैग नहीं लगाना चाहते। इसलिए कोई भी हमारी कांग्रेस की सरकार को ये पूरे कार्यकाल करने से पूरा पहले नहीं रोक सकती। और दूसरा, हम फिर वापस आएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भाजपा ने जो ये नापाक कोशिश करी है, ये भी भाजपा को इसने भी एक्सपोज किया। लोग इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग ये भी नहीं चाहते कि किसी को आप धन के बदौलत, और उसके बाद में धन पे अगर कोई नहीं मानता तो आप ईडी की रेड करा दो, सीबीआई की रेड करा दो, डरा करके, धमका करके, ब्लैकमेल करके, पैसे से आप सरकार तोड़ो। ये राजस्थान की जनता है, स्वाभिमानी जनता। राजस्थान की जनता कभी भी ऐसा नहीं होने देगी। मध्य प्रदेश या दूसरी कहीं पे भी हो सकता है, हुआ भी है, लेकिन राजस्थान में ये नहीं होगा। इस सारे क्राइसिस में गहलोत साहब ने एक चिट्ठी लिखी सारे एमएलए को अक्रॉस द पार्टी लाइन। बिल्कुल, क्या इम्पैक्ट? बिल्कुल, ये गहलोत साहब ही कर सकते थे और ये राजस्थान में ही हो सकता था। जब वो अपनी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की बात कर रहे हैं और अक्रॉस द पार्टी लाइन सब एमएलए को लिख रहे हैं, तो इससे ज़्यादा पारदर्शिता और इससे ज़्यादा साफ बात क्या हो सकती है? और इसलिए मेरा मानना है कि ये राजस्थान की धरती कभी भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगी लोकतंत्र के अंदर, और कि इसका भी हर्ष मणिपुर जैसा हो जाए, गोवा जैसा हो जाए, मध्य प्रदेश जैसा हो जाए। ये राजस्थान है, राजस्थान के एमएलए से। आज राजस्थान की ग्राउंड रिपोर्ट ये है कि 123 जितने लोग हैं, हर कोई आदमी कैबिनेट रिशफल और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर रहा है। ये इंतज़ार कब ख़त्म होगा? डिसाइसिव मूव कब होगा? देखिए, सब लोग जो हैं, जनता की भलाई कैसे बेहतर तरीके से हो सके, अपने इलाके में किस तरीके से हम और सेवा बेहतर तरीके से डेवलपमेंट कर सकें, इसके लिए ललायित रहता है। और उसमें सब हर चुने हुए प्रतिनिधि को ऐसा लगता है, और स्वाभाविक भी है कि अगर उसको कोई पद होगा तो अफसर ज़्यादा सुनेंगे, सेवा लोगों की ज़्यादा अच्छी हो पाएगी, डेवलपमेंट ज़्यादा हो पाएगी। तो इसमें किसी को भी अगर कोई लोकतंत्र के अंदर कोई एमएलए या एमपी ये चाहता हो कि उसको कोई पोस्ट मिल जाए जिससे कि उसकी आवाज़ में काम कराने की शक्ति और बल मिल जाए, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। और मेरा मानना ये है कि किसी भी सरकार में ये संभव है कि हम ज़्यादातर विधायकों को हम अकोमोडेट कर सकें, ये संभव है, और उसी के रास्ते हम निकालेंगे ताकि वो लोग और बेहतर तरीके से अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास का कार्य कर सकें। ये संभव है और हम करेंगे। मैंने सुना 100 लाल बत्ती की गाड़ियों का इंतजाम हो गया, इन्हें वे गाड़ी। देखिए, मैं इसको लाल बत्ती की तरह नहीं मानता। जैसे मैंने कहा कि विधायकों को उनके कार्य करने के लिए बल प्रदान करने की कोशिश होनी चाहिए। पद सिर्फ लाल बत्ती नहीं होती। पद अगर किसी विधायक को मिलती है तो उससे विधानसभा क्षेत्र में विकास का और काम तेजी से कर सके, इसके लिए उसको शक्ति और मिलती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये शक्ति उनको और प्रदान करने की कोशिश होनी चाहिए, और ये संभव है कि हम ज़्यादातर विधायकों को हम ये शक्ति प्रदान कर सकें। लेकिन ये जो एम्पावरमेंट का प्रोसेस है शक्ति का, ब्रॉडली कब तक पूरा होने की उम्मीद है? ब्रॉडली ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जो है इसका स्टार्ट और इसका एंड नहीं कह सकते, ये लगातार चलता रहेगा। अगर जिस दिन हमने कहा कि ये ख़त्म हो गया तो ये प्रक्रिया टूट जाएगी, वो हम नहीं होने देंगे। कमेटी में देखिए 3 मेंबर हैं, सोने जी ने बनाई है, 2 इनएक्सेसिबल हैं। अब केसी से तो वैसे लोगों का नहीं, अहमद भाई से गिने चुने लोग मिलते हैं। हर कार्यकर्ता की उम्मीद राजस्थान में आपकी तरफ, हर आदमी आपसे मिलना चाहता है, जानना चाहता है।
तो बस इसलिए मेरा ये आग्रह था भी कोई एक ब्रॉड गाइडलाइन या ब्रॉड टाइम फ्रेम कुछ ऐसा लगे कि जब तक देखिए, ये अभी चीज़ें- सबसे पहले तो मैं खुद राजस्थान आकर के लोगों से डिवीज़न वाइज मिल रहा हूँ और नेक्स्ट वीक से शुरू करूँगा। और मैं 7 डिवीजन्स हैं, तो 7 डिवीजन्स में हमारे 39 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इंपॉर्टेंट लोगों के हम एक कैटेगरीज बना करके उनसे 2-2 घंटे डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। पीसीसी चीफ आपके साथ जाएंगे? पीसीसी चीफ भी साथ जाएंगे, जाहिर बात है। एज जनरल सेक्रेटरी मेरा पहला विजिट है, तो उनका भी एज पीसीसी प्रेसिडेंट पहला विजिट ही उनका होगा, तो उनको भी मैं अपने साथ वो हमारे चलेंगे और हम दोनों जा कर के सब करेंगे। और नए पीसीसी प्रेसिडेंट भी बहुत अच्छे सुलझे हुए ज़मीनी आदमी हैं और मुझे बहुत खुशी है कि दोतात्सा जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे हुए और 3 बार के एमएलए हैं। 2013 में भी मैंने उनको टिकट एज स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन उस वक्त मेरे हाथों उनका हुआ है। तो और एजुकेशन मिनिस्टर भी अच्छे हैं, हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और कांग्रेस विधायक दल में बड़े अच्छी स्पीचेस उन्होंने दी। मैं भी उनसे भी बहुत प्रभावित हूँ, उनके संगठनात्मक क्षमता से बहुत प्रभावित हूँ। तो मुझे लगता है कि हम लोग मिल करके कांग्रेस पार्टी को और मजबूत हम करेंगे। पहले जो मजबूत थी हम उसको पार्टी को और मजबूत आगे करेंगे। सरप्राइजिंगली उनके मनोनयन पे जो है या इलेक्शन पे जो है गहलोत पायलट दोनों एक मत थे पीसीसी चीफ। हाँ, जो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं उस प्रोसेस में शामिल नहीं था, लेकिन मैं उस प्रोसेस में शामिल नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छी चॉइस, मतलब मेरिट पे हुआ है सिलेक्शन। हाँ, ये दोनों कैंप एग्री करते हैं। ये सिलेक्शन मेरिट पे, कैंप 2 नहीं है, कैंप 123 एमएलए, अगर आप एमएलए में कैंप करें तो 123 हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट में करें तो 39 है। तो ये कैंप 2 नहीं है, कैंप जो है वहाँ पर 2 कैंप है ही नहीं। वहाँ पर टेक सम टाइम फॉर अस टू फॉरगेट दैट सीन ऑफ। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता और अगर मैंने मान लिया कि कैंप है तो फिर मैं खुद विफल हो जाऊँगा। गांधी परिवार से आपके रिश्ते कब से हैं? पहली बार कब गांधी परिवार में एंट्री हुई आपकी? मेरे जैसे मैंने कहा कि राजीव जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे जब मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था, तो मेरे राजीव जी से भी बहुत मधुर संबंध उस ज़माने में थे। इंदिरा जी के समय में मैं एक्टिव नहीं था पॉलिटिक्स में, लेकिन राजीव जी के समय में मैं, और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का दिल्ली में रह कर के आप समझ सकते हैं कि पहली बार 14 साल की में NSY अध्यक्ष बना, तो मुझे बहुत मौके मिले राजीव जी के साथ में मिलने के। और उसके बाद में मैं नरसिम्हा राव जी से थोड़ा नाराज़ उस वक़्त हुआ जब मुझे लगा कि राजीव जी के हथियारों का उसमें बहुत तेज़ी से नहीं हो रहा। तो जब तिवारी कांग्रेस बनी तो फिर मैं तिवारी कांग्रेस में 1-1.5 साल के लिए गया विधायक रहते हुए, और सेंटर में हमारी गवर्नमेंट रहते हुए भी मैं छोड़ करके गया। फिर वापस मैं पहले बाकियों से पहले आ गया, लेकिन मैं उस वक़्त भी मैं गया। तो उस वक़्त सोनिया जी से मेरा हर महीने कम से कम एक बार मेरी मुलाकात, उस वक़्त भी कम से कम 1 महीने में एक मुलाकात, 2 महीने में एक मुलाकात ज़रूर मेरे रहती थी। क्योंकि मैं राजीव जी को मैं बहुत मानता था कि भी, और राजीव जी उस वक़्त यंगस्टर्स के लिए प्रेरणा स्रोत थे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बात, जब मैं 20-21 साल का था, 21 साल की उम्र में मैं विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया था, तो राजीव जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे। तो हम सब युवाओं के लिए, और उनके चेहरे पे क्या चमक, क्या तेज़ थी कि एक बार देख करके आदमी जो है उसको पूरा महीने की एनर्जी उसको मिल जाती थी। तो और इंदिरा जी के बारे में हम अपने परिवार में किस्सा सुनते थे। 77 में ललित माखन जी दिल्ली में उनके एकदम साथ में लग कर के लड़ाई लड़ते थे। तो इसी तरीके से परिवार से ही सबके सब, मेरे दादाजी जो हैं वो पंडित नेहरू जी के साथ में उन्होंने काम किया, और परदादा और दादा मेरे दोनों फ्रीडम फाइटर थे पाकिस्तान से। हाउ फार राहुल गांधी इज कैरिंग लीगेसी ऑफ राहुल जी जो हैं वो उनके अंदर अगर 360 देख करके सद्गुण की अगर बात करें, आप राहुल जी से फाइनेंस मैटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जैसे फाइनेंस के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो वर्ल्ड ओवर जो अर्बन एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करेंगे तो, क्योंकि उनका इनपुट और एक्सपोजर राहुल जी का वर्ल्ड के बेस्ट एक्सपर्ट्स के साथ में हुआ है,
और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी इंटेंशन सबसे अच्छी है। मैं राजनीति में इस बात को सबसे ज़्यादा महत्व देता हूं कि किसी व्यक्ति की इंटेंशन, नीयत कैसी है। मेरे लिए अगर किसी व्यक्ति की नीयत, इंटेंशन अगर अच्छी है तो मेरे को लगता है कि उसके लिए हमको कुछ भी सैक्रिफाइस करना पड़े तो करना चाहिए। तो राहुल जी वो हैं जिनकी इंटेंशन 100% देश के लिए है, पार्टी के लिए है, और नॉलेज और एक्सपोजर उनका किसी का भी मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का नॉलेज और एक्सपोजर किसी का भी है जैसे उनका है। वाइज रिलेक्टेंट ब्राइट अध्यक्ष क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? करना चाहिए, हम सब लोग चाहते हैं, करना चाहिए, उनको ज़रूर करना चाहिए, हम सब लोग चाहते हैं। एक नया शगुफा मैंने सुना कल कि गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष होगा। कोई फ्यूचर है कांग्रेस में किसी प्रेसिडेंट का? नहीं, गांधी परिवार के बाहर। मैंने जैसे अपना पूरा जानकारी दी कि मैं तो नीचे से लेकर के ऊपर तक के कांग्रेस में काम किया है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर कोई यूनाइटेड एक साथ रख सकता है तो वो यही परिवार रख सकता है। तो जैसे बीजेपी का संघ परिवार है, हमारा ये परिवार। बहुत ही अच्छा आपने इसको समअप किया। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको भी धन्यवाद। आप ऐसे इंटरव्यू पहली बार मेरा हुआ है जिसमें मुझे बीच में रोका ना जाए। बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।